हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप मेरे वीडियो का मतलब इंतज़ार जो कर रहे थे वो समाप्त हुआ, ठीक ना। और मेरी वीडियो को आप लोग एंजॉय करते रहिए, इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो कोई बनाता नहीं जल्दी। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको हर चीज़ का मतलब हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं। और देखिए, जो बच्चे एक दो नंबर के लिए मतलब परेशान होते जा रहे हैं ना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए बेटा, ऐसा है कि आपको मतलब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका, ये मान लीजिए ऑप्शन में एक क्वेश्चन मैं गलत कर दिया, ठीक है। मुझसे एक गलती हो गई, मान लीजिए एक क्वेश्चन गलत हो गया। अरे भाई, उसको सही कर लो, बार बार कमेंट करके परेशान मत करो, ठीक है। बार बार कमेंट करके परेशान करोगे तो ये देखो अमल करा रहे हो, छोड़ छाड़ देंगे, ठीक है। दिमाग खराब होगा तो। और यहाँ पर देखिए एक दो नंबर के पीछे न भागो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर के पीछे भागो, ठीक है। एक नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। एक नंबर से मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 नंबर से मतलब जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, 4 ये सब हो चुका है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए और सब पीडीएफ खरीद लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं सेट नंबर आपके सेट नंबर 5 पर, ठीक है। तो हम लोग सेट नंबर 5 करने वाले हैं आज, क्योंकि सेट नंबर 4 जो है समाप्त हो चुका है। और सेट नंबर 5 जो आपका है, इसका 346 FW कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है। खंड अ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो पहले देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, 4 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। कितना होता है, 4 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन सा देखिए, एक यहाँ पर लिखे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा होता है टेस्ला। तीसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। इसी को हम लोग लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स, ठीक है। और ये देखिए एक होता है सीजीएस प्रणाली में गॉस, ठीक ना। इसका मात्रक एक और होता है सीजीएस प्रणाली में होता है गॉस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा दिया है, न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर इनवर्स। यानी कि थर्ड वाला आपका ये मतलब ये जो तीसरा वाला हम इसमें दिए हैं और ये पहला वाला इसमें सही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन इंटू हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा इस पर, और इस पर भी इन्वर्स हो जाएगा। तो एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स, तो ऐसे ही लिखा है न्यूटन इंटू मीटर इन्वर्स इंटू एम्पियर इन्वर्स। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला ही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देखिए है, यदि नाभिक नाभिक है, ये एल्युमिनियम दिया है जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, परमाणु भार 27 है, का त्रिज्या 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक 52 I यानी कि आयोडीन है। आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक है 52 है, परमाणु भार 125 की त्रिज्या क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या बताने के लिए एक फार्मूला होता है आपका। देखिए पहले तो ये A1 दिया है, इसको मान लीजिए पहला जो है ये जो आपका परमाणु भार दिया है इसको A से प्रदर्शित करते हैं भार को। और ये पहले वाला है तो पहला का ये A1 हो गया, और A2 क्या होगा, इसका वाला होगा भार, ठीक है। और ये त्रिज्या इसकी दी है कितनी, R1 दिया है 3.6, और इसका पूछा है यानी कि R2 का पूछा है, ठीक है। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं R=R और ये कोष्टक है A है, और A⁻1/3 है। तो A के बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं A1 और A2 को, ठीक ना। A1 अपान में A2 इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे, देखिए A इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना, A=A1/A2 ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ऐसे मान लेंगे तो यहाँ पर रखने में आसान होगा। और R=R1/R2 मान लीजिए, तो यहाँ पर फार्मूला बनाकर हम लोग सूत्र को रखेंगे और मतलब सारा मान रख करके हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो R1 है, R1 का मान 3.6 दिया है, और R2 का मान निकालना है। A1 का मान है 27 और A2 का मान है 125। और देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके पावर में 1/3 है। उसके बाद देखिए 3.6 इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए 3 के पावर 3 हो जाएगा, और ये 5 के पावर 3 यानी कि 3×3=9=27 होता है ना। तो 3 के पावर 3 आएगा, ठीक है। 5×5 = 25, 25×5 = 125 होता है, तो 5 के पावर 3 आएगा। और ये क्या हो जाएगा देखिए, अब ये कोष्टक से बाहर जाएगा, देखिए कोष्टक से बाहर आएगा तो ये तीनों के मतलब
3/5 की पावर में हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3, तो ऐसे लिख लिए। और 1/3 है तो 1/3 है। अब ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है इसमें, तो ये इंटू करेगा तो 1/3 1/3 देखिए यहाँ पर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, देखिए 3/5 बचा। अब देखिए R2 जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, R2 को ऊपर ले जाएंगे और इसको इस सबको बदल देंगे। तो देखिए क्या होगा, R2 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 5 ऊपर गया 3 नीचे आया। और ये 3.6 है तो 3.6, 3 से काटेंगे तो 1.2 आएगा, यानी कि 12×3=36 होता है, तो 1.2, एक अंक पर दशमलव, तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए 1.2 से 5 में गुणा, 12×5=60 होगा, 60 है तो एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 0.6 हो जाए, अरे 0.600 हो जाएगा, ठीक है। R2 इक्वल टू कितना फर्मी आ जाएगा, 6 फर्मी आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका देखिए सही है, उस पर टिक लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन पालन होता है। तो किस संरक्षण का जो नियम होता है उसका पालन वैद्युत समीकरण में किस नियम का पालन होता है, यही पूछा है। तो इसमें ऊर्जा का पालन होता है, किसका पालन होता है, ऊर्जा का, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऊर्जा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हम लोग। अब देखिए यहाँ पर है आपका प्रश्न नंबर घ। तो यदि किसी एल सी आर परिपथ में वी एल और वी आर और वी सी तथा वी जीरो यानी कि वोल्टेज क्रमशः प्रेरकत्व प्रतिरोध संधारित्र तथा स्रोत में लगे एसी वोल्टमीटर के पाठ्यक्रम हो, तब तब इसका फार्मूला क्या बनता है। आप लोग पढ़े होंगे इस फार्मूले को, एलसीआर जब परिपथ पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको फार्मूला ये बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आपका दिया सेकेंड वाला, ये देखिए V0 इक्वल टू वी एल अपन प्लस में वी आर प्लस वी सी, ये नहीं होगा, ठीक ना, ये होगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब है इसमें। और बाकी को छोड़ दीजिए, निगलेक्ट करिए और इसको आप लोग ऑप्शन सही करके आगे बढ़िए। तो यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी एल, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, लगभग में इसका मतलब होता है। और वी सी और ये कोष्टक में स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब होगा। इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो ये फार्मूला ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है, जहाँ n1 माध्यम का n2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, n1 से जो n2 है छोटा है, ठीक है। n1 जो है बड़ा है, n2 है छोटा, किससे, n1 से। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इसमें है आपका फर्स्ट वाला ही सही होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला कौन सा लेंस होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये वाला कौन सा लेंस होता है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ठीक है। अवतल है कि उत्तल है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए च है, समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः यल तथा 3 यल है, कितना है, यल है और 3 यल है, ठीक है। इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन तो पहले ही लग गया है, अब देखते हैं कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान में यल, ठीक ना। तो जो आपका रो इक्वल टू होता है आर इंटू ए अपान में यल होता है। तो जब हम लोग प्रतिरोध यहाँ से निकालेंगे, ठीक ना, प्रतिरोध निकालेंगे तो आर बराबर करेंगे, तो आर बराबर जब करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो रो इंटू यल हो जाएगा। तो रो इंटू यल और ए यहाँ पर गुणा करा है तो यहाँ पर भाग करेगा, तो यहाँ पर देखिए रो इंटू यल अपान में ए हो जाएगा। जो आपका रो है ये क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध होगा, यल क्या है आपका लेंथ है, और ये जो ए है आपका कास्ट का क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम R1 के लिए मानेंगे तो यहाँ पर भी आपको L1 और A1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर L1 इक्वल टू यल कर लीजिए, A1 इक्वल टू यल इंटू यल करिए, ठीक है। A1 इक्वल टू क्या करेंगे, यल इंटू यल, पहले घन के लिए, यानी कि पहले घन के लिए हम लोग R1 मानेंगे, रो है इंटू में यल है अपान में। देखिए पहले घन के लिए जब लेंगे तो ये वाला जो आपका ये वाला फार्मूला लगाएं, इसके जगह पर ये मान रखेंगे, तो L1 इक्वल टू यल है तो यल रख दिए। A1 इक्वल टू कितना है, यल है इंटू यल है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यल इंटू यल। तो एक यल से एक यल कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक यल से एक यल कट जाएगा, तो रो अपान यल बचा, तो ये जाएगा रो अपान यल। दूसरे घन के लिए वहीं पर निकालेंगे, देखिए R2 इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, R2A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा घन आपका कितना दिया है, दूसरा घन दिया है आपका 3 यल, ठीक है, कितना दिया है 3 यल, तो 3 यल L2 इक्वल टू क्या लेंगे, 3 यल लेंगे।
और इसमें जो आपका था तो एक यल था, तो उसके लिए क्या लिए थे हम लोग, यल लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर ए टू इक्वल टू क्या, 3l इंटू 3l होगा, ठीक है ना, 3l इंटू 3l होगा। तो आपका जो एक 3l से एक 3l कट जाएगा तो पी और पी करें रो अपान 3l बचेगा, तो रो अपान 3l बचा। अब देखिए हम लोग अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे R1 इक्वल अपान में R2 करेंगे, तो R1 अपान R2 करेंगे तो इसका मान भी आपका बटे में आ जाएगा, तो रो अपान यल और रो अपान 3l। तो यहाँ पर देखिए रो से रो यहाँ पर ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पर रो से रो कटेगा, यल से यल कटेगा, दोनों कट गया, रो से रो यल से यल कटा, तो बचेगा 3/1 बचा। तो 3/1 को हम लोग क्या लिखते हैं, R1 अनुपात R2 बराबर में 3:1 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 3:1 आपका ऑप्शन नंबर सही था, पहला वाला। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक करिएगा, वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग चलते हैं खंड ब पर, प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क है पहला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या है। तो यहाँ पर जो आपका धारा I, यहाँ पर देखिए धारा दिया है 10 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, और यहाँ पर R दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, धारा I का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस फिगर, ये फिगर दिया है और फिगर में हम लोग चलेंगे पहले किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो क्या कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। जो आपका बीजगणितीय योग है वो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो ये यहाँ पर देखिए एक बार और सुन लीजिए, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये फार्मूला होता है सिग्मा आई इक्वल टू 0, ठीक ना। तो आई जितना रहेगा इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये देखना है कि धारा इसकी तरफ आ रही है कि इसकी तरफ से जा रही है, ठीक है। तो जब आ रही होगी तो प्लस करेंगे, अगर जा रही होगी यहाँ से, ये संधि है तो संधि की तरफ आ रही होगी धारा तो प्लस करेंगे, ठीक ना। माइनस प्लस का मतलब समझ लीजिए कि अगर धारा यहाँ से आ रही है तो प्लस करेंगे, अगर इधर से जा रही तो माइनस करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस आई, पहले हम लोग आई लेंगे, प्लस आई लेंगे। देखिए ये वाला जो है ये इसके लिए प्लस आई लिए, ठीक है, प्लस आई लिए। प्लस में अब देखिए यहाँ पर जो 6 एम्पियर है, ये जो आपकी धारा है, ये धारा आ रही है कि संधि की ओर आ रही है, जब संधि की ओर आएगी तो प्लस लेंगे, तो प्लस 6 एम्पियर हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से ये धारा ये जा रही है, ठीक है, इधर की देखिए ये जो टिक लगाए इधर की लगाए, तो ये धारा जा रही है यानी कि -10 एम्पियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो धारा है, देखिए ये वाली धारा जो 3 एम्पियर वाली, ये देखिए धारा ये संधि की ओर जा रही, संधि की ओर जा रही है, तो यहाँ पर +3। अब देखिए ये वाली जो धारा है, ये वाली धारा क्या हो रही है, ये संधि से दूर जा रही, तो संधि से दूर जाने के लिए -3, तो -3 +3 कट गया। उसके बाद 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, तो आई -4 बचा बराबर में 0, और 4 को इधर बेचेंगे तो 4 एम्पियर, तो आई बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 एम्पियर आ जाएगा। तो ये सवाल तो बहुत ही आसान था, एकदम इजी, कुछ नहीं था, 1 मिनट का सवाल था, वो भी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। लेंस का नियम लिखा था, लेकिन ये होता है लेंज का नियम। कौन सा नियम होता है, लेंज का नियम होता है। तो लेंज का नियम क्या होता है, देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न हुआ प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उस कारण का सदैव विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न हुई, यही लेंज का नियम है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न हुआ प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित धारा का चाहिए, चाहे वैद्युत वाहक बल कहिए, प्रेरित धारा उस कारण का सदैव विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी कि जैसे होता है ना बेटा और माँ, जैसे जिससे बेटा पैदा होता है उसी को मारता है, होता है ना ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से ये धारा भी है कि देखिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रेरित धारा उस कारण का सदैव विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह धारा जिससे स्वयं उत्पन्न होगी उसी का क्या करती है, विरोध करती है। तो यही लेंज का नियम है, ठीक ना। यही क्या है, लेंज का नियम कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ग वाला है, कह रहा है कि पी एन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य। पी एन संधि में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो पी एन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं अवक्षय परत कहते हैं, ठीक ना। जिसमें देखिए
चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं, यानी कि जो आवेश होते हैं उसमें वो चलनशील वाहक नहीं रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं अवक्षय परत कहलाते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। आगे चलते देखिए, प्रश्न नंबर घ है, कह रहा है कि रूट में 3 करड़ी में 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, जबकि आपतन कोण आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए है, पहले हम लोग लिखे उत्तर में स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम जो होता है आप जानते होंगे, एन इक्वल टू होता है साइन आई अपान में साइन आर। ठीक है, साइन आई अपान में साइन आर, तो ये अपवर्तन कोण और आपतन कोण होता है ये साइन आई और साइन आर। ठीक है, तो रूट में एन का मान आपका दिया है, क्वेश्चन में दिया है कितना, √3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पर देखिए √3 अपवर्तनांक वाले। ठीक है, तो √3 मतलब एन का मान यानी कि अपवर्तनांक दिया है, और एक दिया है साइन आई का मान। साइन आई का मान देखिए यहाँ पर दिया है, आपतन कोण जो है 60 डिग्री दिया है। ठीक है, कितना दिया, आपतन कोण कितना है, 60 डिग्री दिया है। तो आपतन यानी कि साइन आई का मान दे दिया, और साइन आर का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर साइन आई जो है ये देखिए क्या हो जाएगा, √3 और 1 अपान ये साइन आर, ये जो साइन 60 अंश का मान होता है ना, ये क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देगा √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 1/2 और ये साइन आर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/sin r इंटू में 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये इधर बराबर के इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा ना, तो 1 लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर दोनों ऊपर जाएगा, ये दोनों क्या मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin r, 2 sin r। यहाँ पर ये गुणा करके इधर भेज देंगे, तभी वही बात है। इधर देखिए 2 sin r आगे चल जाए, ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा ये 2 sin r इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए 2 जो है 2 को हम लोग यहाँ भेजेंगे बटे में, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। तो यहाँ पर 1/2 हुआ। अब देखिए साइन आर इक्वल टू 1/2, यानी कि किसका मान है, 1/2 किसका मान, तो साइन 30 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर साइन 30 अंश लिखें, साइन से साइन कैंसिल, ठीक ना, साइन से साइन कैंसिल हो गया। काटते नहीं है, यहाँ पर देखिए हम लिखे भी हैं आपके लिए, काटते नहीं है साइन से साइन। ठीक है, इसको उसी प्रकार से छोड़ देंगे और r = 30 लिख देंगे, तब भी एग्जामिनर समझ जाएगा। इसको काटते नहीं, कभी भी इसको याद रखिएगा, काटते नहीं है। ठीक ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अपवर्तन कोण कितना आ गया, आपका 30 डिग्री आ गया अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण आपका 60 डिग्री था, अपवर्तन कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंगा वाला है, तो अंगा वाले में देखिए क्या है, कह रहा है कि निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 = 510 नैनो टेस्ला NT है, यानी कि नैनो टेस्ला है। ठीक ना, तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा है। ठीक है, आयाम जो है B0 से दर्शाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए B0 का मान दिया है, यहाँ पर B0 का मान दिया है 510 NT, यानी कि नैनो टेस्ला। ठीक है, जब इस नैनो टेस्ला को टेस्ला में चेंज करेंगे तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 510 × 10⁻⁹ टेस्ला, और E0 का मान आपका देखिए वैद्युत क्षेत्र का आयाम निकालना है, तो E0 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक फार्मूला होता है C = E0/B0, यानी कि ये E0 है और ये B0 है, तो B0 का मान दिया है तो मान उसका रखेंगे हम लोग। तो E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो E0 इक्वल टू हो जाएगा B0 इंटू में C हो जाएगा। ठीक है, तो B0 और C का मान रख देंगे हम लोग। तो B0 का मान देखिए इतना आया है 510 × 10⁻⁹। तो ये देखिए 510 × 10⁻⁹, और C का मान आपको पता है प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ होती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो 10 है, 10 से हम लोग इस 10 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 10⁻9 हो जाएगा। अगर ये 0 को यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो 10⁻9 हो जाएगा। तो 10⁻9 ऊपर, 10⁻9 नीचे, 10⁻⁹ को नीचे भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 10⁻9 ये ऊपर हो गया
और 10 के पावर ये -9 था तो ये नीचे आ गया, तो 10 के पावर प्लस में 9 हो गया। ठीक है, तो 10 के पावर 9 से 10 के पावर 9 कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हुआ है 3 एक कम 3, 3 5 15, तो 153 हो गया। ठीक है, तो ई नाट का मान कितना आ जाएगा, 153 न्यूटन प्रति कूलाम बोल्ट, या फिर कह सकते हैं ये देखिए या करके है। ठीक है, या बोल्ट प्रति मीटर। ठीक ना, ये इसका क्या हो गया, आपका मात्रक हो गया। तो 153 न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया, बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते, एक क्वेश्चन इसमें बचा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ने देखिए कह रहा है कि अणुचुंबकी तथा लव चुंबकी पदार्थों में क्या अंतर होता है। सेट नंबर 1 में ये करा चुका गया है, और सेट नंबर 1 को चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर 1 का प्रश्न नंबर 8 में पूछा है कि चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है। इसके आधार पर अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लव चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अणुचुंबकी, देखिए यहाँ पर आप देखिए, तो अणुचुंबकी क्या होता है। अणुचुंबकी पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम, यानी कि थोड़ी सी एकदम एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। ठीक ना, चुंबकीय यानी कि खिसक जाते हैं, चुंबकीय हो जाते हैं, उसे हम लोग अणुचुंबकी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर है प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है। ठीक है, आदि इसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये अणुचुंबकी हो गया। अब हम लोग लव चुंबकी देख लेते हैं। इसमें लव चुंबकी पूछा है, तो यहाँ पर देखिए लव चुंबकी है, लव चुंबकी। तो यहाँ पर देखिए लव चुंबकी पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। ठीक ना, कैसे हो जाते हैं, प्रबल रूप से, यानी कि अधिक प्रबल मतलब मजबूती से। ठीक ना, प्रबल मतलब मजबूती से क्या हो जाते हैं, वह चुंबकीय हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है Fe आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, इसके उदाहरण है। ठीक है, तो लव चुंबकीय या उसके ऊपर है प्रतिचुंबकी, ये भी आप लोग देख लीजिए। प्रतिचुंबकी पदार्थ क्या होते हैं। प्रतिचुंबकी पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। यानी कि ये जो प्रतिचुंबकीय होते हैं ये विपरीत दिशा में उसको मतलब भागते हैं। ठीक ना, इससे जैसे कि चुंबक से डरते होंगे। ठीक है, जस्ता, बिस्मित, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लव चुंबकीय हम लोग तीनों देख लिए। और देखिए आज के लिए इतनी वीडियो रहेगी, इतनी ही वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, मतलब 22 मिनट की हो गई है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घर को न जाए, चैनल पर बने रहें। ठीक है, बाय बाय।